आप सबका स्वागत है हमारा लेक्चर नंबर 3 में। मैं गवर्नमेंट JNPG कॉलेज भाटापारा से HS खांडे आपका क्लास के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होगा। इसमें कवर करेंगे हम ग्रामर सेक्शंस को। तो इस ग्रामर सेक्शन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो काफ़ी यूज़ होता है इंग्लिश में। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और ये आपका सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहले देखेंगे इडियम्स क्या होते हैं, इडियम्स फ्रेजेस का मतलब क्या होते हैं। इसका मतलब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर हमको आगे पढ़ने में बहुत आसानी है। सो इडियम्स जो होते हैं ना, एन इडियम्स इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट दैट यू वुड थिंक फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। कहने का मतलब है कि इडियम्स वो फ्रेजेस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो जो एक्चुअल में जो दिखता है वैसा उसका मीनिंग न रह के उसका मीनिंग दूसरा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है गिव अप। गिव अप, अगर हम इसको देखेंगे इंडिविजुअल इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब ऊपर, तो किसी चीज को ऊपर देना। अगर हम इसको लिटरली मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो निकल रहा है, ऊपर देना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग ऊपर देना नहीं है, इसका मीनिंग दूसरा है। इसी प्रकार से इडियम जो होते हैं वो एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो दूसरा होता है, जैसा लिखा है वैसा उसका मीनिंग नहीं होता है। और इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताता हूँ क्या होता है। Idioms are expressions which have a meaning that is not obvious from the individual word. वही बात है कि इसका जो मीनिंग होता है वो जो इंडिविजुअल वर्ड होता है उससे डिफरेंट होता है। The best way to understand an idiom is to see it in context. जब हम उसको अगर हमको समझना है, अगर इडियम्स को हमको समझना है तो हमको उनका कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस में क्या बोल रहा है, क्या चीज है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट को हमको समझना पड़ेगा। तब जाके हमको समझ में आएगा कि इडियम्स का मीनिंग क्या है। तो हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, पूरा इंडिविजुअली वर्ड्स में नहीं देखेंगे। Most idioms are fixed in their forms and cannot be changed or varied. और जो बहुत सारे idioms ऐसे होते हैं जो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वो वैसा ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। As it can be difficult to work out what an idiom means, you will often need to look them up in dictionary. आपको बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको बार बार डिक्शनरी देखना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि हमको क्यों जरूरत पड़ रहा है इडियम्स को पढ़ना, वाई, क्यों हमको इडियम्स को पढ़ने की इतना जरूरत पड़ रही है। हम देखते हैं कि टू इम्प्रूव अवर लेवल ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट क्या है, हमको अपने इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हमको इडियम्स पढ़ना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर्स, और हम जब इंग्लिश हम जब सीख रहे हैं तो नेटिव स्पीकर्स हैं, तो नेटिव स्पीकर्स लोग जो है ये इडियम्स यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमको जब हमको पता नहीं रहेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझने के लिए भी हमको इडियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमको सीखना है। और जो आपको इंग्लिश, जो नेटिव पीपल जो इंग्लिश बोलते हैं उसको समझने के लिए हमको इंग्लिश जो में इडियम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं एक एक करके इडियम्स। बहुत यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे इडियम्स हैं, अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ ऐसे इडियम्स लाए हैं जो हमेशा एग्जाम पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको पहले इडियम्स को बताऊंगा, फिर आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपको 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना रहेगा। देखेंगे कि आप उस इडियम्स का मतलब आप पहचान पाते हैं कि नहीं, उसके बाद मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला इडियम्स। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे है पहला इडियम्स, अ पीस ऑफ केक। चलिए बताइए, अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब हो सकता है। ए सॉफ्ट, बी इजी, सी रियली नाइस, या डी डिफिकल्ट। क्या हो सकता है अ पीस ऑफ केक का मतलब। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी आंसर है आप अपने मन में सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी, बहुत ही आसान। जैसे कि आपको पता है केक
केक को खाना कितना आसान होता है, कितना सॉफ्ट होता है। सो वेरी इजी। इसमें देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। दैट स्पेलिंग टेस्ट वाज सो इजी आई थॉट इट वाज अ पीस ऑफ केक। जो इंग्लिश टेस्ट का जो एग्जाम था उसको लगा कि वो क्या है, पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत ही आसान था। वो इंग्लिश का जो स्पेलिंग का टेस्ट था वो बहुत ही आसान टेस्ट था। कैसा था, वो पीस ऑफ केक की तरह था। ठीक है, तो इस तरह से जो उसका मीनिंग होता है वो लिटरल होता है। यहाँ पे जो पीस ऑफ केक है, इसका यही मतलब नहीं है कि वो केक का एक टुकड़ा है। केक का टुकड़ा का मीनिंग अलग है। यहाँ पे ये किस सेंस पे ये आ रहा है, यहाँ पे इस सेंस से आ रहा है कि ये जो पीस ऑफ केक मतलब जो एग्जाम था वो काफी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, आइसिंग ऑन द केक। देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो सकता है। यमी, अ गुड थिंग्स एडेड टू अनदर गुड थिंग्स, मेसी, इजी टू डू। आप इसका आंसर अपने मन में सोच के रखिए, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है अ गुड थिंग एडेड टू अनदर गुड थिंग, कि अच्छे में और अच्छा हो जाना, कि अच्छे चीजों में कुछ और अच्छा ऐड कर देना, ये होता है आइसिंग ऑन द केक का मतलब। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज सो हैप्पी दैट आई स्कोर्ड 3 गोल्स इन द सोकर गेम, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सोकर गेम में 3 गोल मैंने मारे। बट वेन आई वॉज ऑल्सो वोटेड मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इट वॉज जस्ट आइसिंग ऑन द केक। लेकिन जब उसको पता चला कि वो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के लिए ऐड हुआ है, वोटेड किए गए हैं उसको, तो वो कैसा था, आइसिंग ऑन द केक की तरह था, कि एक गुड चीज में और अच्छा चीज उसमें ऐड कर दिया गया। इस तरह से इसका मीनिंग है। अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेस। ओके, अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या हो सकता है। ए फास्ट चेस, बी स्लो चेस, सी अ पॉइंटलेस और यूजलेस चेस, डी एन एनिमल चेस। सोच लीजिए इसका आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है अ चेस दैट इज पॉइंटलेस और यूजलेस। ये ऐसा चेस, ऐसा चीज का पीछा करना जिसका कोई पॉइंट नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। देखते हैं इसका एग्जांपल। जैक वांटेड टू बाय द न्यू सुपर मारियो गेम बट इट वाज सोल्ड आउट एवरीवेयर। ही वेंट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस टू 5 डिफरेंट स्टोर्स एंड केम होम एम्प्टी हैंडेड। जो जैक है वो, उसको सुपर मारियो का गेम खरीदना था, उन्होंने सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सो वो कैसा था, और वाइल्ड गूस चेस की तरह था, बिना पॉइंटलेस था, यूजलेस था, क्योंकि उन्होंने 5 ऐसे ऐसे स्टोर्स में ढूंढा जहाँ पे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौट के आया। तो वो कैसा था, पॉइंटलेस था, यूजलेस था, उसको ऐसा ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सारा चीज जो है वो सोल्ड आउट हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट, अब पिक्चर में देख सकते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। A. A group traveling together. B. People with the same problem. C. People who can't swim. और D. Unhappy people. चलिए बताइए इसका क्या मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है पीपल विद द सेम प्रॉब्लम। लोगों, सेम जो लोगों है उनके पास सेम प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देखते हैं। When the storms closed the airport, we were all in the same boat, stuck at the airport with no way to leave. जब जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो एयरपोर्ट में आया, तो वहां पे सभी लोग सेम बोट में थे, मतलब सेम प्रॉब्लम में थे, सब एयरपोर्ट में फंस चुके थे। तो ये ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है पीपल विद द सेम प्रॉब्लम। इस तरह से इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड फीट। चलिए इसका क्या मीनिंग है देखिए। ये पीपल विथ शूज, बी टू लूज योर नर्व, सी टू बी ब्रेव या फियरलेस, डी टू एक्ट सिली। चलिए बताइए इसका मीनिंग क्या हो सकता है। आगे देखते हैं इसका क्या है मीनिंग। कोल्ड फीट का मतलब होता है टू लूज योर नर्व्स, मतलब है टू लूज योर नर्व्स का मतलब होता है अब परेशान हो जाना, नर्वस हो जाना, तो इसको बोलते हैं टू लूज योर नर्व। कोल्ड फीट हो गया, हाँ बोलते हैं ना, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सारा वॉज गोइंग टू प्ले द पियानो इन द टैलेंट शो
बट देन शी गॉट कोल्ड फीट एंड वॉज टू अफ्रेड टू इंटर द कॉन्टेस्ट। बोल रहा कि जो सारा है वो पियानो टैलेंट शो में जाना चाह रही थी, लेकिन वहां जैसे ही पहुंची उसका क्या है वो उसका वो लूज नर्व्स हो गए, मतलब कि वो परेशान हो गई, वो नर्वस हो गई, वो डर गई, तो उसको क्या बोलेंगे, तो कोल्ड फीट बोलेंगे। इस तरह से जा कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं रनिंग कैट एंड डॉग्स। चलिए रनिंग कैट एंड डॉग्स, अब इसका ये मतलब नहीं है कि कैट एंड डॉग का बारिश हो रहा है, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या मीनिंग हो सकता है। रनिंग हेविली, रनिंग जस्ट अ लिटिल, समथिंग मिस्टीरियस, टेलिंग अ जोक। या बहुत बारिश हो रही है, या कम बारिश हो रही है, या कोई जो मिस्टीरियस है समथिंग, या कोई जोक बता रहा है। आंसर अपने मन में सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ आंसर। रेनिंग कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हेवली, मतलब बहुत तेज बारिश होना। मैं बोलूँगा रेनिंग आउटसाइड कैट एंड डॉग्स बोलूँगा, तो इसका मतलब है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट रियली ड्रेंच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट एंड डॉग्स। बोल रहा है कि मैं सच में बहुत भीग गया था जब बारिश होना स्टार्ट हुई, बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हुई। रेनिंग कैट एंड डॉग्स मतलब होता है काफ़ी तेज बारिश होना। नेक्स्ट देखते हैं पुलिंग माई लेग। पुलिंग माई लेग का मतलब ऐसा नहीं कि पैर को खींच रहा है। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। पहला, रफ स्कोर प्ले, सॉरी रफ सुकर प्ले, अनफेयर एक्शन, शूटिंग्स लाउडली, शॉटिंग लाउडली, टू स्टिक someone's by saying something false। ठीक है, सॉरी टू ट्रिक someone's by saying something false। इनमें से क्या हो सकता है, देखिए देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। पुलिंग माई लेग्स का मतलब होता है टू ट्रिक समवन बाय सेइंग समथिंग फॉल्स, मतलब किसी को गलत तरीके से कुछ बोल के फंसा लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू रियली मीट प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और आर यू जस्ट पुलिंग माई लेग। बोल रहा है कि क्या तुमने सच में बाराक ओबामा से मिला था, या कि तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम मेरा मजा ले रहे हो। पुलिंग माई लेग मतलब मजा लेना, मजाक कर रहे हो, ऐसा करके यहाँ पे पुलिंग माई लेग्स का मतलब होता है। यहाँ पे पुलिंग माई लेग का मतलब ये नहीं है कि मेरे पैर का टांग खींच रही है। यहाँ पे पुलिंग ऑफ लेग का मतलब है कि कुछ ऐसा बोल देना, हवा में बोल देना, लाइक लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का क्या मतलब है। आउट ऑफ डेंजर, द एंड्स ऑफ अ हाइक, द एंड्स ऑफ अ वोकेशंस, अ बिग सिटी। सोच लिए इसका मीनिंग क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, कि खतरे से बाहर है वो। आउट ऑफ डेंजर होता है आउट ऑफ द वुड का मतलब। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर बेल इज नो लॉन्गर इन द इंटेंसिव केयर यूनिट इन द हॉस्पिटल, बट ही इज स्टिल वेरी रिस्क, सॉरी बट ही इज स्टिल वेरी सिक, ही इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट। बोल रहा है कि जो मिस्टर बेल है वो इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आ चुका है, लेकिन वो काफ़ी बीमार है। इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ डेंजर्स में है, आउट ऑफ डेंजर्स में नहीं है, मतलब कि है वो अभी तक खतरे में है, डेंजर से बाहर आया नहीं है। इस तरह से इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं पीक योर ब्रेन्स। पीक योर ब्रेन्स का क्या मतलब होता है, देखते हैं। पहला, गेट एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, टू थिंक हार्ड, टेल अ जोक, मेक अ मिस्टेक। चलिए सोचिए क्या है, फिर बताइए मेरे को। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ। पीक योर ब्रेन्स का मतलब होता है गेट एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना जो एक्सपर्ट है उस चीज में, उसको बोलते हैं पीक योर ब्रेन्स। एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव बीन टू हवाई 3 times, बट दिस विल बी माई फर्स्ट ट्रिप। आई वुड गो टू पीक योर ब्रेन्स एंड फाइंड आउट वेयर द बेस्ट बीचेस आर। बोलते हैं कि आपने हवाई में 3 टाइम्स आया है, 3 बार आई है, लेकिन मेरा यह पहला ट्रिप है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पीक योर ब्रेन्स, मैं एक ऐसे इंसान से पूछूंगा जो उसके बारे में पता है, और बेस्ट बीचेस के बारे में पूछूंगा और वहाँ पे विजिट करूंगा।
यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब क्या हो सकता है? ए, रिफ्यूज टू स्टडी, पढ़ने से मना कर देना। टू स्टडी हार्ड, बहुत मेहनत करना। क्रिएट ए स्टोरी, या कोई स्टोरी बनाना। टू गेट एंग्री, या गुस्सा हो जाना। आंसर देखते हैं। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड, बहुत मेहनत करके पढ़ना। आई हैव अ बिग मैथ टेस्ट टुमारो, सो आई एम गोइंग टू हिट द बुक एंड स्टडी रियली हार्ड। मेरा कल जो मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, तो मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ। तो टू हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब क्या हो सकता है? ए, यूर लक विल चेंज, आपका जो लक है वो चेंज हो जाएगा। बैड थिंग्स ऑफन हैपन टू यू, कि बुरी चीज कई बार होती है। बी मोर केयरफुल, काफ़ी सावधान रहना। सम थिंग्स बैड हैपन नाउ, कि जो है कुछ बुरी चीज़ आपके साथ हो चुकी है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है समथिंग बैड हैपेंड ऑन एंड मूव ऑन, कि आपके साथ कुछ बुरा हो चुका है, अब आपको मूव ऑन करना है। इससे सेंस से समझ आता है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर आपका इमेजिन करो कि आपको जो मिल्क है वो गिर गया है, तो वो तो दोबारा वापस आ नहीं सकता, क्योंकि एक बार जो मिल्क जो जमीन में गिर जाता है तो आप उसको दोबारा उठा नहीं सकते। अगर आपके कोई वस्तु है अगर वो गिर जाती है तब वो उठा सकते हो, लेकिन आपकी जो मिल्क है वो अगर गिर जाती है जमीन पे तो वो पूरा बर्बाद हो जाता है, आप उसको दोबारा उठा नहीं सकते। तो इसी से ये बना है समथिंग बैड हैपन, कि आपके साथ कुछ बुरा हो चुका है, अब वो उससे आपको आगे बढ़ना है, उसमें आप रोते रहेंगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सॉरी यू डिडंट मेक अ स्कोर टीम, सुकर टीम। बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने सुकर टीम में इसको नहीं कर पाया। बट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेकिन आप ऐसे चिंता मत हो, इस चीज से मूव ऑन करिए। इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग हार्ड, आई एम श्योर यू विल मेक द टीम नेक्स्ट ईयर। बोलता है कि मुझे अगर तुम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, तो मुझे पक्का पता है, श्योर है कि तुम नेक्स्ट ईयर इस टीम में वापस से आ जाओगे और स्कोर करोगे। सो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? मेक अ फैंसी डिजाइन, कोई फैंसी डिजाइन बनाना। टू डू समथिंग फास्ट बट स्लोपी, चीजों को तेज करना लेकिन खराब करना। टू ड्राइव फास्ट, तेज चलाना। और प्ले फेयर, अच्छे से खेलना। देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू सम थिंग्स फास्ट बट स्लोपली, कुछ चीज ऐसे तेजी से करना बट खराब तरीके से करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द रूफ फेल्स इन बिकॉज द बिल्डर्स हैड कट कॉर्नर्स एंड नॉट यूज्ड स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। जो रूफ है, जो छत है, वो गिर गया क्योंकि जो बिल्डर्स है वो कट कॉर्नर्स किया था, कि काम तो किया था लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया था, उस अच्छे मटेरियल का यूज नहीं किया था, इसीलिए जो छत का जो रूफ है, वो जो छत है वो गिर गया था। तो जो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि कुछ चीजें को फास्ट करना लेकिन ऐसे करना कि वो खराब तरीके से करना। नेक्स्ट देखते हैं, स्नो अंडर। स्नो अंडर का क्या मतलब है? ए, हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। बी, buried in snow। सी, फ्रीजिंग कोल्ड। या डी, स्लीपी। देखते हैं इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अंडर, स्नो अंडर का मतलब होता है buried in वर्क, मतलब काम में बिजी रहना या काम में बहुत बिजी रहना। आई विश आई कुड गो टू द मूवी विथ यू बट आई हैव टू मच होमवर्क एंड आई एम स्नो अंडर। बोलता है कि काश मैं आपके साथ मूवी में जा सकता, बट मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है, तो मैं क्या हूँ, बरीड इन वर्क, स्नोड अंडर हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, होमवर्क है जो करने के लिए, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। एक और पढ़ते हैं लास्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट और भी बहुत सारे फ्रेजेस है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा लास्ट रहेगा। देखते हैं इसका क्या मतलब है। गो टू पीसेस। गो टू पीसेस का मतलब क्या होता है? ए, डिवाइड एन ऑब्जेक्ट।
या ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देना। टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं रख पाना। टू प्ले अ गेम, या गेम खेलना। टू हाइड, या छुप जाना। देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। गो टू पीसेस का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, लूज कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं। When Jimmy heard that he wasn't getting a new wheel game for his birthday, he started to go to pieces and began crying and wailing. तो जो जिमी है उसको बर्थडे में अगर उसको व्हील गेम नहीं मिला तो वो क्या हो गया, टू गो टू पीसेस हो गया, वो अपना लूज अपना एक अपने इमोशन लूज कर दिया और रोने लगा। तो इस तरह से द गो टू द पीसेस का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये रहा हमारा आज का पूरा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब लेक्चर है हम इसी में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसका मैं पार्ट 2 जल्द ही मैं आपको बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। आप तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।